हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बराह रास्त ले चलेंगे ज़हूर इलाही रोड पर। शेख रशीद और परवेज इलाही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेहतरी की तरफ अब सिलसिला चल निकला है, तो मैं शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी फ़िक्रमंदी थी इनको, और मैंने पूरी डिटेल से इनको सारी जो हेल्थ कंडीशन है वो भी मैंने बताई है। बाकी पिछले दिनों ख़ास तौर पे जो पंजाब असम्बली ने किसानों के हवाले से जो कमेटी का फ़ैसला था, एग्रीकल्चर कमेटी का, उसको यूनानिमस इंडोर्स किया। इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो 87% जो लैंड होल्डिंग है 12.5 एकड़ से नीचे है, और 68% हमारी पॉपुलेशन जो है वो देहाती है। और ज़रूरत इस बात की थी कि हमारे अपने किसान को सही प्राइस मिले, जबकि हम 2400 और 2500 यूक्रेन और रूस के किसान को दे रहे हैं, तो अपने किसान को देने में क्या हर्ज है? क्या उनको एहसास प्रोग्राम पे चलाना है अपने किसान को? और इसीलिए हमने ये असम्बली के अंदर पास किया और सिंध ने फॉलो किया, सिंध ने कर भी दिया। तो 18वीं तरमीम के बाद ये है ही सूबे के पास, वफाक के पास नहीं है। इसलिए हमने सारा सोच समझ के फ़ैसला किया और यूनानिमस फ़ैसला था पूरे हाउस का। और हमने पंजाब हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी को लेटर भी लिख दिया कि विद इन 15 डेज़ हमें वो रिपोर्ट करें कि उन्होंने अब तक क्या इम्प्लीमेंटेशन की है। क्योंकि देखें, जो किसान है हमारा, अगर वहाँ वो खुशहाल होता है तो उस रूरल एरिया में क्या हम चाह रहे हैं कि उनको भी बेकार किया जाए और वो शहरों का रुख करें? और अगर वहाँ उन्हें देखें, आप खुद अंदाज़ा करें कि उसने तालीम, उसने दवाई, उसने कोई शादी करनी, सारा कुछ 12.5 एकड़ से नीचे अगर इतनी बड़ी आबादी है तो उसकी तो कमाई ही है। और अगर हम इंसेंटिव देते हैं तो उसने कोई जगह नहीं छोड़नी जहाँ उसने गंदम काश्त नहीं करनी। तो ये वाफर गंदम होगी तो पाकिस्तान के लिए इसमें खैर ही खैर है, और फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा इंपोर्ट करने की बजाय। यहाँ लोग खुशहाल भी हों, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, और आगे जो मैनेजमेंट बेहतर ना होने से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश है और पूरे हाउस ने भी किया है, और इंशाल्लाह हर फोरम पर किसान भी जुलूस निकालते रहे हैं। तो हर तरफ से यही आवाज़ है कि ये सही फैसला है पंजाब असम्बली का। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं शेख साहब नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी, इसलिए कि आपने जो सब्सिडी देनी है वो उससे 50% कम सब्सिडी आपको आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, प्राइस लाने के लिए आपको देनी पड़ेगी। तो 50% की जो बचत है वो कम नहीं है, और उसका फ़ायदा हमारे किसान को होगा जो यहाँ के शहरी हैं। यूक्रेन के शहरियों को क्यों आप फ़ायदा देना चाहते हैं? वफाक जो है ना, वफाक तो इसी पे लगा हुआ है। मेरा हाल शेख साहब की बात, वफाक इसी पे लगा हुआ है कि वही कीमत होगी जो सलाउद्दीन बस कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भाइयों की जगह है। शुजात बड़ा भाई है। मेरा बचपन इस घर में गुजरा है सारा, और मैंने सियासत की इब्तदा भी चौधरी ज़हूर इलाही साहब के साथ इसी घर से की। और एक बड़े बाप का बड़ा बेटा है चौधरी शुजात हुसैन, अल्लाह उसको नबी के सदक़े में सेहत दे। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे आना चाहिए था मंडे के दिन, क्योंकि इनके चेहरे उतरे होंगे जब गिलगित बल्तिस्तान का नतीजा आएगा। फिर ये कहेंगे मारे गए, धांधली हो गई, वोट डब्बे बदले गए। पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें फ़ौज कोई रोल अदा नहीं कर रही, और पुलिस जो है मुख्तलिफ सूबों की रोल अदा कर रही है। और मरीम साहबा ने जो बयान दिया है
اور جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اس سے عمران خان کی حکومت کو استحکام ملا ہے، طاقتور ہوئی ہے، مضبوط ہوئی ہے، بہتری کی طرف ہے اور سٹرونگ ہوئی ہے، اگر ان کے پاس عقل ہے۔ اگر ان کے پاس عقل نہیں ہے تو پھر یا فضل الرحمان صاحب سے اس کا درس لیں، بیکاز نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس۔ ایک طرف یہ 11 مرتبہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، جنرل فیض کا نام لیتے ہیں، اور کل کہتے ہیں فوج ان کو نکالے، پھر ہم سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ واہ واہ، یہ منہ اور مسور کی دال۔ پہلے آپ کا اندیہ یہ ہے کہ فوج سیاست میں نہ ہو، اور یہی جنرل باجوہ کہتا ہے کہ پاک فوج ہر اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی جو منتخب حکومت ہوگی۔ نہ ان کے ہاتھ آسمان پہ ہیں، نہ ان کے پاؤں زمین پہ ہیں۔ نون لیگ کے اندر سے پریشر ہے، نون لیگ کے اندر سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پوزیشن ہے ہم اس طرح کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہ رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور میں جب ریلوے میں بات کرتا ہوں اور اس کی ڈیٹ آپ غلط دے رہے ہیں، کے سی آر کی ڈیٹ 19 ہے، 16 نہیں ہے، دو باتیں کہیں گے، سوال پھر کل کر لیں گے ریلوے میں۔ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پیپلز پارٹی بہتر کھیلی ہے نون لیگ سے۔ نمبر 2، نون لیگ کے اندر سے جو میں کہتا ہوں دسمبر سے فروری تک، پہلے تو فروری کہتا تھا، اب 30 جنوری میں ہی آ جاتا ہوں، آواز اٹھنے والی ہے، ان کے ممبروں کی آواز اٹھنے والی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور جب گلگت بلتستان کے بھی ایم این اے اور سینیٹر ہوں گے، اس طرح بلوچستان میں بھی ہوں گے، اور نمبر 1 پہ پی ٹی آئی ہوگی، نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہوگی، نمبر 3 پہ آزاد ہوں گے، نمبر 4 پہ این ہوگی، میرے اندازے کے مطابق۔ یہ نہ ہونا کل ایسا ہی رزلٹ نکل آ جائے، کہیں گے جی وہ تو دھاندلی ہو گئی ہے، یا آپ کہیں کہ اس نے یہ کیسا کہہ دیا۔ سو میں پی ٹی آئی کو کل اکثریت میں دیکھ رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کو نمبر 2 پہ دیکھ رہا ہوں، آزاد کو نمبر 3 پہ دیکھ رہا ہوں، اور نون لیگ کو اچھا لگے گا۔ اور یہ ملکی سیاست میں اگر انہوں نے اپنا بیانیہ نہ بدلا اور عقل کے ناخن نہ لیے تو یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس بند گلی میں داخل ہونے، یہ کہتے ہیں جی انتخاب ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا، شیخ رشید 6-7 نومبر 1968 کو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا، شیخ رشید انتخابات ملک کی بنیادیں ہیں، تیسرا سال ہمیں لگ گیا ہے جی، اگلا سال الیکشن کی تیاریوں کا ہے، مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن کے بعد اس ملک میں استحکام اور زیادہ آئے گا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، لاسٹ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، نون لیگ پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے مذاکرات کرنے، ڈائیلاگ کرنے جا رہی ہے، جو اچھی بات ہے۔ ایک بات ختم کر لینے دیں، ڈائیلاگ جو ہے سیاستدان ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ کل کے بی بی سی کے مریم صاحبہ کے انٹرویو کے بعد اب وہ پی ڈی ایم کے انڈر امبریلا ڈائیلاگ کی طرف جائیں گے۔ ڈائیلاگ ایک اچھی چیز ہے، ملک کو بحران سے بچانا چاہیے، اکانومی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، کل بھی کہوں گا، کل بھی 1 بجے کہوں گا، آج بھی کہہ رہا ہوں، عمران خان کہیں نہیں جا رہا، وہ اپنا ٹائم پورا کرے گا۔ کوشچن بلاول سے نہیں کہا، میں نے کہا نواز شریف، اور پلیز نواز شریف اور بے نظیر کی نے جو فوج کے خلاف بیانیہ دیا ہے، پہلے انہوں نے فوج کو ایک ایسا جملہ، ایسی صورتحال کہی جو میں کہنا بھی نہیں چاہتا لائیو چینل پہ، اب انہوں نے ریورس گیئر لگایا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو، پہلے وہ کہتے تھے عمران خان سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی اور سے ہے، اب کہتے ہیں عمران خان کو اٹھاؤ پھر ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے جائیں۔ مظہر ان کو سن لیں، مظہر ایک چودھری بڑے لوگ ہیں، بڑے دل کے لوگ ہیں، یہ چودھری ظہور الہی اور چودھری منظور الہی کی اولاد ہے، یہ جب تک ہیں یہ نواز شریف کی کوئی بات نہیں چل سکتی، یہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، میں آپ کو لکھ کر دے دوں۔ تحفظات تو دیکھیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میرے بھائی ہیں،
میں مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ چودھری منظور الہی اور چودھری ظہور الہی کی اولاد ہے, یہ عمران خان کو ووٹ دے گی جب بھی عمران خان پہ برا وقت آئے. مظہر جی کوئی پیغام نہیں لائے, میرا اپنا گھر ہے, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. کل بھی میں نے بات کی پرویز الہی سے, پرسوں بھی کی. میں منڈے کو آنا چاہتا تھا تاکہ گلگت کے الیکشن ہو چکے. انہوں نے کہا آپ کا گھر ہے, جب مرضی آ جاؤ. میں آج ہی آ گیا. اور میرے ساتھ تحفظات تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. آج میں یہاں ہوسٹ بھی ہوں اور یہاں آج میں مہمان بھی ہوں اور میزبان بھی ہوں. آخری 5 سوال کر لیں. جی مظہر, یہ چھوٹی سی بات ہے, میری بات سنو. میری سیاست سے پرویز الہی شجاعت الہی کا گھر بڑا گھر ہے. آپ بڑے دل سے سوچیں, یہ چھوٹی چھوٹی بات. سیکنڈ لاسٹ, انشاءاللہ مہنگائی عمران خان ختم کرنے جا رہا ہے. مہنگائی, چینی اور آٹے کی قیمت کم ہوگی, اس پہ کام ہو رہا ہے. مریم نواز نے اپنا بیانیہ اس لیے بدلا ہے کہ ان کو گلگت میں اپنا نتیجہ نظر آ گیا. سیکنڈلی ان کے اندر سے آواز, مسلم لیگی بی جے پی کی آواز نہیں ہو سکتا. پاک فوج کا جو دشمن ہے وہ بی جے پی کا یار ہے, اور اس کا جو سروکار ہے اور اس کا انفلوئنس ایجنٹ ہے. سو مسلم لیگی بطور انفلوئنس ایجنٹ اپنی عظیم فوج کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا. ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں بلند ہو. صلاح الدین بھائی, میرا تو گھر ہے, میری لڑائی کا کوئی کسی سے تعلق نہیں. انشاءاللہ فیصل, میرا گھر ہے, میں میزبان بھی ہوں, میں مہمان بھی ہوں. جو سوال کرنا میرے لیے مسئلے نہ پیدا کرنا. جی سر, بھائی انہوں نے کیا کہہ دیا, ادھر سے بات. دیکھیں, زرداری, آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے. اس نے مفادات اور صلح کی سیاست کولمبیا, آکسفورڈ, ہیلے, ایسک سے اس نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے. وہ کھیل گیا ہے اور ان نون لیگ والے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. یہ پھنس گئے ہیں, نہ ان کے ہاتھ آسمان پہ ہیں نہ پاؤں زمین پہ ہیں. آصف زرداری نے اپنے لیے کشن پیدا کیا ہے اور انہوں نے اپنے لیے مسئلے پیدا کیے ہیں. یہ اسی جی ایچ کیو کی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار. شیخ رشید کہتے ہیں کہ نون لیگ پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے ڈائیلاگ کرنے جا رہی ہے. نون لیگ کو بڑا دھچکا لگنے والا ہے, جبکہ یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان کے نتائج میں پی ٹی آئی اکثریت سے, پیپلز پارٹی نمبر 2 پر, آزاد امیدوار نمبر 3 پر, جبکہ نون لیگ چوتھے نمبر پر آئے گی. فوج کے گیٹ نمبر 4 سے پہلے اگر سارے لاہور کو چیلنج ہے, ایک ان کی خبر اخبار پہ نکال کے بتائیں کہ محمد نواز تھینک یو ویری مچ. شیخ رشید پرویز الہی کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ نون لیگ پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے ڈائیلاگ کرنے جا رہی ہے. نون لیگ کو بڑا دھچکا لگنے والا ہے, اندر سے آوازیں آئیں گی, کیونکہ جلد جو ہے سب کچھ واضح اور سامنے ہو جائے گا. ویلکم بیک. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں نوے شاہراہ پر, جہاں پر وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. مرض کی وجہ سے ہم آنے والے دنوں میں انسانی صحت کے حوالے سے خطرات سے دوچار ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ربیع الاول کا جو خوشیوں سے بھرا, عقیدتوں سے بھرا مہینہ ہے, اس میں اگر ہم نبی آخر الزمان, وجہ تخلیق کائنات کی ذات اقدس کو اپنے لیے امید کی کرن اور بقا کا سہارا بنا لیں تو ہمارے دنیا اور آخرت کے چیلنجز اور مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے.
और यही वो वजह है कि वज़ीर आला पंजाब ने इस हफ्ते को अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों और मिनिस्ट्रीज़ को हदायत जारी की हैं। मीडिया को आज हम वो कर्टन रेजिंग इस हफ्ते की ऑथराइज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वज़ीर आला की हदायत के मुताबिक एक सीरीज ऑफ कैलेंडर ऑफ इवेंट बना। उस सीरीज ऑफ इवेंट का कैलेंडर आपके सामने हम इस तरह से पेश करेंगे कि इस हफ्ते का आगाज 16 नवंबर से 22 नवंबर तक होगा। मंडे कमिंग मंडे जो है 16 नवंबर को 22 नवंबर तक आने वाला जो मंडे है सोमवार, ये हफ्ता आशिकाने रसूल जो हैं वो अपने अपने अंदाज से खराज तहसीन भी पेश करेंगे, उनकी शान को बैनुल अक़वामी सतह पे प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमारा ये ईमान के साथ जुड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता है वो हमारा ईमान का ऐसा जुज़ है कि जिसको कन्विंस होने के बाद हम सब ईमान लाए हैं उनकी ज़ात-ए अक़दस पे और उसवा-ए हुस्ना पे। लेकिन जो मग़रब के अंदर उनकी ज़ात-ए अक़दस से जुड़े हाके बना के अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है और जिस हद से उनकी शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उम्मत मुसलमान की आवाज़ बनते हुए जिस तरह यूएन के प्लेटफॉर्म से, बैनुल अक़वामी तंजीमों से और तमाम वो कंसर्न क्वार्टर्स इस आवाज़ को पहुंचना चाहिए, मुसलमानों की जिस जुर्रत से, दिलेरी से, बहादुरी से नुमाइंदगी की है, ज़रूरत इस बात की है कि हमारा ये पैगाम मग़रब के अंदर किस तरह से, किस अंदाज से जाए, हमारे ईमान को भी तक़वियत मिले, हमारे जज्बात और एहसासात की भी रिफ्लेक्शन हो, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया को भी ये पैगाम जाए कि ये ज़ात-ए अक़दस सिर्फ़ और सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे, इनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया। तो जो रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात-ए अक़दस है वो किसी बरे आज़म के साथ जुड़ी नहीं है, किसी मखसूस मज़हब के साथ जुड़ी नहीं है, वो पूरी कायनात के लिए रहमत है। तो मग़रब के अंदर जो एक मनफी प्रोपेगेंडा है उसका असर ज़ायल हो और उसके साथ साथ आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बने और एक ऐसा मुश्तरका लाए अमल। मुआवने ख़ुसूसी बराए वज़ीर आला इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। नवे शाहराह पर उनकी जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब ने हफ्ता रहमतुल लिल आलमीन को इज़्ज़त व एहतराम से मनाने के लिए तमाम महकमों को हिदायत जारी कर दी हैं। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम में हुकूमत चालाकियां सामने आने लगी हैं। महकमा बल्दियात के बजट का हुजम ज़्यादा दिखाने के लिए गैर मुल्की फंडिंग भी
अपने खाते डाल दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि गैर मुल्की फंडिंग को भी अपने खाते डाला जा रहा है। पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम में हुकूमत की चालाकियां सामने आने लगी हैं। महकमा बल्दियात के बजट का हुजूम ज्यादा दिखाने के लिए गैर मुल्की फंडिंग भी अपने खाते में डाल दी गई है। पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम में हुकूमत की चालाकियां सामने आने लगी हैं। गैर मुल्की फंडिंग भी अपने खाते में डालकर बजट का हुजूम बढ़ाया गया है। महकमा बल्दियात के बजट में गैर मुल्की फंडिंग भी डाल दी गई। तरक्याती प्रोग्राम में महकमा बल्दियात का बजट 13.5 अरब दिखाया गया। मज़कूरा बजट में 9.5 अरब गैर मुल्की फंडिंग के प्रोग्राम हैं। पंजाब ने अपने बजट से सिर्फ 4 अरब रखे हैं। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि आवाम को बजट का हुजम ज्यादा दिखाने के लिए हेरा फेरी की गई है। नाज़रीन, आपको बताएं कि तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से महकमा बल्दियात की बात की जा रही है और आवाम को बजट का हुजम ज्यादा दिखाने के लिए हेरा फेरी की गई है, जबकि पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम में हुकूमत की चालाकियां और चालाकियों के हवाले से मजीद आपको बताएं तो गैर मुल्की फंडिंग भी अपने खाते डालकर बजट का हुजम दिखाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रेहान गुल। जी रेहान, बताएगा ये चालाकियां हैं, इसे क्या कहें? जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से रवां माली साल का तरक्याती प्रोग्राम तकरीबन 400 अरब रुपए का रखा गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आवाम को इसका हुजम ज़्यादा दिखाने के लिए इसमें हेरा फेरी की गई है और जो गैर मुल्की फंडिंग के प्रोग्राम थे वो भी अपने खाते में डालकर बजट का हुजम ज़्यादा दिखाया गया। अगर सिर्फ महकमा बल्दियात की बात करें तो रवां तरक्याती प्रोग्राम में महकमा बल्दियात के लिए 13.5 अरब रुपए दिखाए गए हैं, लेकिन असल में पंजाब गवर्नमेंट उसमें से सिर्फ 4 अरब रुपए रख रही है। जो बाकी 9.5 अरब रुपए हैं वो असल में गैर मुल्की फंडिंग के प्रोग्राम हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलाए जा रहे हैं और इसके लिए तमाम जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, जिसमें एक बड़ा प्रोग्राम PISIP का है, पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ गवर्नेंस प्रोग्राम, जबकि एक PCP है जो पंजाब सिटीज़ प्रोजेक्ट है और इन दोनों के ही 9.5 अरब रुपए हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वो भी अपने खाते में डालकर तकरीबन 13.5 अरब रुपए का बजट शो करवाया है। ठीक है रेहान, हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में 1 अरब से ज़्यादा की मुबैना बेज़ाब्ती का इंकशाफ हुआ है। CEO अथॉरिटी ने बगैर दस्तावेजात 91 करोड़ 63 लाख के ठेके दिए। 210 तरक्याती स्कीमों के लिए दस्तावेजात के बगैर XCEs को नवाजा गया, जबकि प्री ऑडिट के बगैर ही करोड़ों की बात की जा रही है। इसी हवाले से आपको बताएं कि हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे, उनसे मजीद तफसीलात जान लेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये मौजूदा दौरे हुकूमत में जब तहरीक इंसाफ ने 2018-19 में इक़्तिदार संभाला और अपना पहला बजट पेश किया और उस बजट में जो ऑडिट पैरा की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक लाहौर एजुकेशन अथॉरिटीज़ में 1 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कि 90 करोड़ रुपए के ज़ायद के ठेके जो मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें थी सरकारी स्कूलों की, उनके ठेके बगैर किसी इजाज़तनामे के वो ठेके जो है वो दिए गए कॉन्ट्रैक्टर्स को। और इसके अलावा 210 तरक्याती स्कीमों के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर ही एक्सियंस को करोड़ों रुपए का बजट जो है वो भी दिया गया और प्री ऑडिट के बगैर करोड़ों रुपए स्कूलों को नवाजे गए और अथॉरिटी ने अखराजात से मुतल्लक भी आगाह करना मुनासिब नहीं समझा। ये ऑडिट रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन किया गया है। और इसके अलावा जो CEO एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर हैं, उन्होंने स्कूलों की मरम्मत के हवाले से जो पेपरा रूल्स हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी की है और ये वो ऑडिट रिपोर्ट है जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा मंजूर भी की गई और पंजाब असम्बली में इस पर अथॉरिटी से बाकायदा इनके सवालों के जवाब जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो इस पर जो मौजूदा CEO लाहौर फैज़ अख्तर, तो उनसे ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन। पीको रोड पर दोहरे कत्ल की बात करें तो कत्ल की वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में शहरियों को जान बचाने के लिए भागते हुए देखा जा सकता है। मुलजमान की फायरिंग से हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। फुटेज में मकतूल अली रजा को जान बचाने के लिए भागते देखा जा सकता है। मुलजमान की फायरिंग से रमजान और अली रजा जाँ भाग हुए थे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। पीको रोड पर दोहरे कत्ल का ये मामला है। कत्ल की वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। इस पर बात करेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताएगा CCTV फुटेज सामने आ चुकी है, क्या मदद हासिल की गई है पुलिस की जानिब से इससे? को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। बाकी की CCTV फुटेज मंजर-आम पर है जिसमें देखा जा सकता है कि पेशी से वापस आने वाले दोनों मकतूलीन जो हैं वो पेट्रोल पंप के करीब रुकते हैं। इस दौरान दाग लगाए मुलजमान जो है उनका पीछा करते हैं और पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग के बाद दोनों अफराद जो है वो मौका पर नामक हो जाते हैं। अलबत्ता अली रजा जो है उसको जान बचाते देखा जा सकता है, लेकिन मुलजमान उसका पीछा करते हैं और फायरिंग करने के बाद मौका से फरार होते हैं, जो कि अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ जाते हैं। ठीक है आबिद चौधरी, हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
बैक खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर में डाकू राज कायम है। शहरी दिन दिहाड़े ही लूटने लगे। थाना हरबंसपुरा की हदूद केनाल बैंक सोसाइटी में घर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। जी हां, डकैती की वारदात हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद, बताएगा पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, शहर भर में चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई थाना हरबंसपुरा के इलाके एक सोसाइटी में आदिल मुश्ताक नामी शख्स के घर पे, जिसमें 4 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर जो है वो अहले खाना को यरगमाल बना लिया, ख़वातीन पर तशद्दुद किया। जो मर्द हजरात उस वक्त घर में मौजूद थे उन पर भी तशद्दुद किया। दिन के वक्त ये डकैती की वारदात हुई। पुलिस की जानिब से डाकुओं के खिलाफ या जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कोई मौसर हिकमत अमली नहीं। फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।